कर देंगे शुरू। 2 बजे। 2 बजे। दो बजे। नमस्कार मित्रों, आज हम विक्रम संवत पर वेबिनार के लिए यहाँ पे हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। बिना विलंब किए हम 2 बजे का समय था, 2 बजे हम शुरू कर देते हैं। आज हमारे साथ में है भारतीय इतिहासकार एवं लेखक श्री विजय नाहर, जिन्होंने अंधकार के इतिहास पर 17 पुस्तकों का लेखन किया है और आज विक्रम संवत एवं सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके समक्ष हैं। नमस्कार। आज के परिसंवाद का विषय है विक्रम संवत की स्थापना करने वाले सम्राट विक्रमादित्य का चरित्र, उसका पुरुषार्थ, उसकी कार्य क्षमता, उसका आत्मविश्वास और सबसे प्रमुख रूप से उसकी संगठन कुशलता। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ किया और इसके आगे पीछे जो दृष्टिकोण था वो कैसा था। ये विचार के लिए हम सब इस बात को तो जानते हैं कि विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य ने की, लेकिन इसके आगे हम नहीं जानते। वो जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। आगे इस विषय पर बताने के पूर्व में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हम इतिहास में काल गणना करते समय विक्रम संवत की बात तो कहते हैं, लेकिन इतिहास के किन्हीं भी पृष्ठों में, इतिहास के किसी भी पाठ्यक्रम में हम विक्रमादित्य को नहीं पढ़ते। ये बड़ी विचित्र बात है।
उसका कारण समझे हम तो ये जानना ये आवश्यक हो गया है कि हमारे देश का हमारा अपना जो इतिहास है वो लाखों वर्षों का इतिहास है, हजारों वर्षों का इतिहास है। और इस लाखों और हजारों वर्षों के इतिहास को देखने के लिए दृष्टि किसने दी? उन लोगों ने दृष्टि दी है जो 19वीं शताब्दी में हमारे सामने आए, यानी अंग्रेज। लाखों वर्ष को इतिहास को पहचानने के लिए 19वीं शताब्दी में आए हुए लोग हमको गाइड करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हम आंखें बंद करके अपने पूर्वजों के इतिहास को अपने लोगों द्वारा कहा हुआ गलत मान करके और 19वीं शताब्दी में आए हुए लोगों के द्वारा कहे हुए को सही मानने की मानसिकता बनाते हैं। बड़ी विचित्र बात है। हमारे बाप दादा कौन थे, हमारे पुरखे कौन थे, ये हमको वो बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे। ये जो एक मानसिकता बनी हमारे देश की, हमारे देश के विद्वानों की, कि हमने जो महाभारत, रामायण आदि, पुराण आदि जो ग्रंथ है जिनमें भारत का इतिहास है, इतिहास का हमारा अपना दृष्टिकोण है देखने का, उनके इतिहास को देखने का अपना दृष्टिकोण है। अरे जिनकी उम्र केवल 6000 वर्ष की है वो हमें लाखों वर्षों के इतिहास के बारे में बताएंगे और हम आंखें बंद करके उस बात को स्वीकार करेंगे। ये एक आश्चर्य होता है। इससे बड़ी मानसिक हीनता दूसरी नहीं हो सकती, लेकिन यह है, और पिछले 70 साल तक हमने इसको स्वीकार किया है। उनकी योजना थी, वो भारत के ऐसे किसी महापुरुष के बारे का चित्रण हमको नहीं पढ़ाना चाहते थे कि जिसके कारण से हम हमारे हृदय में स्वाभिमान जागृत हो, जिसको पढ़ने से हमारे पुरुषार्थ उत्पन्न हो, जिसके पढ़ने के बाद हमारा स्वाभिमान जागृत हो, गौरवपूर्ण भावना उत्पन्न होवे मन में। यह संस्कार वो नहीं चाहते थे भारत के लोगों में, मानसिक हीनता पैदा करना चाहते थे। उसी में का ये प्रकरण है कि विक्रम संवत तो बाध्यता के कारण से उनको लगाना पड़ा, लेकिन विक्रमादित्य के बारे में वो हमें नहीं पढ़ाना चाहते। विक्रमादित्य के बारे में वो हमें नहीं बताना चाहते कि विक्रमादित्य कौन थे, विक्रमादित्य ने क्या किया, कैसा वैभवपूर्ण संपन्न स्थिति पैदा की उन्होंने, ये वो नहीं जान सकते। हमें सोचना है, हमें सोचना है, ये बात सही है। विक्रमादित्य जिसने शकों को पराजित किया, ये वो कालखंड था जब देश में खारवेल का शासन समाप्त हो गया। खारवेल जो उड़ीसा का राजा था, जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक संगठना दी, राजनीतिक एकता दी, उसके बड़ा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ, ऐसा बड़ा राजा नहीं हुआ कि जो संपूर्ण उत्तर भारत को संगठित कर सके। सातवाहन शासन ने एक प्रयत्न किया था, लेकिन वो प्रयत्न बहुत छोटे मात्रा में हुआ, वो छोटे इलाके में हुआ। वो ये लगभग 1 शताब्दी 2 शताब्दी पहले की बात है ईसा से, कि सारे पश्चिमी भारत में शकों की आंधी आई, बहुत बड़ी मात्रा में शक आए, और शक के पीछे
हुनों की बहुत बड़ी ताकत थी। उन हुनों ने शकों को पराजित किया और शक भारत की भूमि पर अवतरित हुए। आज जिसको भारत की भूमि हम कहते हैं, यद्यपि शक भी भारत की भूमि पर ही थे। उस स्थिति में सारा का सारा सिंध, सारा अफगानिस्तान, सारा गांधार प्रदेश, उस सारे प्रदेश के अंदर ये कबीलों के रूप में छा गए। छोटे छोटे राज्य इन्होंने स्थापित कर दिए। इनका सबसे बड़ा केंद्र पहले बना सिस्तान, जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। वो सिस्तान यानी शकिस्तान जिसको कहा गया, वहां अपना केंद्र बनाया। दूसरा केंद्र इन्होंने सिंध में आकर के बनाया। सिंध को इन्होंने शक द्वीप इस प्रकार का नाम दिया। वो शक द्वीप हो गया, वो शकिस्तान हो गया। ऐसा सिस्तान और सिंधु, ये दो बड़े जगह इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और केंद्र बना करके छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे क्षेत्रफलों में स्थान स्थान के ऊपर छा गए। बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, क्योंकि ये शक जितने थे, ये एक प्रकार के असभ्य जाति थी, एक प्रकार के उच्छृंखल लोग थे, क्रूर लोग थे। मैं इस शकों के विषय में एक बात बताना चाहता हूं कि शक जैसे बाकी भारतीय थे वैसे ही भारतीय ही थे, भारतीयों के अलग नहीं थे। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि जब अपने देश में एक बड़ा चक्रवर्ती सम्राट थे, सगर। सगर का नाम सुना ही होगा सबने। वो सगर, उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र में विजय प्राप्त किया। शकों पर हुनों का जो इलाका था वहां भी विजय प्राप्त की। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें लगा कि ये बड़े असभ्य हैं, बड़े उच्छृंखल हैं, तो उसको मारने का प्रयत्न किया। लेकिन उनके गुरु वशिष्ठ ने उनको मरने से बचा लिया। और उसके कारण से इन्होंने ये कहा कि ये ठीक है, मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे इनको, लेकिन ये इनकी व्यवस्था, संस्कारों की व्यवस्था के लिए जो ब्राह्मण पंडित वहां रहते हैं वो नहीं रहेंगे, और ये आज से म्लेच्छ माने जाएंगे। तो ये म्लेच्छ जिनको कहा वो शक और हूण उस समय के थे। तो शक मान्यता की दृष्टि से भारतीय मान्यताएं थी। उनमें शैव थे, शाक्त थे, देवी की पूजा करने वाले थे, यही लोग थे। संपूर्ण भारतीय परिवेश के आधार पर चलने वाले लोग थे। लेकिन चूंकि संस्कारहीन थे, इसलिए वो उच्छृंखल थे, क्रूर थे। ऐसे लोग भारत, पश्चिम भारत में जब आकर इकट्ठे हुए तो सारे इलाके में लूट मार करना, मारपीट, बलात्कार, ये सब जो एक सामान्य असंकल गतिविधियां जो होती है, वैसी गतिविधियां उनकी प्रारंभ हो गई। समाज बड़ा दुखी था। लेकिन भारत में कोई ऐसा राजा नहीं था कि जो इनका मुकाबला कर सके और इनको पराजित कर सके। एक जो इन लोगों की परंपरा होती है, एक प्रकार से ये कहे कि मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के जो लोग थे, उनकी प्रारंभ से ही एक परिपाटी बनी। कैसे बनी होगी, क्या बनी होगी, नहीं कहा जा सकता। जहां कहीं तो आक्रमण के पहले वो ऐसी एक आक्रांत स्थिति उत्पन्न करेंगे, भयभीत करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे, और मारना, काटना, लूटना, जलाना, ये सारा प्रारंभ करेंगे, जिसके कारण से आधे रूप से पहले ही वो पराजित हो जाए, ये स्थिति वो पैदा करते थे। तो इस स्थिति के कारण से एक जो परेशानी बढ़ी, भारत में परेशानी बढ़ी। शांतपूर्ण जीवन जीने वाले भारतीय लोग, उनमें यदि अचानक इस प्रकार की व्यवस्था करने वाले लोग आ जाए तो कैसी भयानक स्थिति बनती है, हम सहज कल्पना कर सकते हैं। वैसी स्थिति बनी। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल
मथुरा तक चले आए। मथुरा तक का प्रदेश उन्होंने कब्जे कर लिया। जगह जगह उनके क्षत्रप बन गए, जगह जगह छोटे छोटे राज्य बन गए। अब ऐसी स्थिति में भारत में जो राजा थे, छोटे छोटे राजा, अपने अपने इलाके में रहने वाले, उससे आगे बढ़ने की बात नहीं, अपने स्वार्थ के आधार पर वो उसी को अपना आपका सर्वस्व और समर्पण मानते थे कि मेरा राज्य यानी यही सब कुछ। इस कारण से कोई उनका मुकाबला करने की स्थिति में खड़ा नहीं था। ऐसी स्थिति में मालवा प्रदेश, मालवा का उज्जैन राज्य, उज्जैन राज्य में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन कैसा आया? वहां राजा था गंधर्वसेन। गर्दभील भी कहते हैं उसको, गंधर्वसेन भी कहते हैं। वो राजा गोरखनाथ से शिष्य था। गुरु गोरखनाथ का उस साम्राज्य पे बड़ा असर था, इसलिए सब ठीक था। लेकिन मनुष्य स्वभाव है, आप जानते हैं कि उसमें छोटी छोटी भावनाएं उद्रिक्त तो होती रहती है, और वो कमजोरी कई बार इतनी बड़ी हो जाती है कि उस कमजोरी के कारण से आदमी कितनी भी अच्छाई होने के बावजूद भी वो खराब गिना जाने लग जाता है। वहां जैन मत का भी बड़ा प्रचार था, और एक जैन साध्वी, राजा ने उसको देखा। वो इतनी सुंदर थी, खूबसूरत थी कि राजा का मन आ गया। जैन साध्वी को राजा ने अपने घर में डाल दिया, शादी कर ली उससे। शादी कर ली। उसका भाई, बड़ा भाई कालकाचार्य नाम का जो आचार्य था, बहुत बड़ा विद्वान था, और उन कालकाचार्य ने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं। खुद ने बहुत समझाया, आसपास के छोटे छोटे राजाओं को कहा समझाने के लिए। जैनों के अलग समुदाय थे, वो आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा नहीं, ये आप मेरी पत्नी है। उसको पत्नी बना के उसको रखा उसमें। जब नहीं माना तो कालकाचार्य के मन को बड़ा रोष था, बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, एक ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है, एक साध्वी को तुमने अंदर डाल दिया, ये कैसे समाज बर्दाश्त कर सकता है। और इस कारण कहते हैं कि कई वर्षों बाद वो धीरे धीरे पश्चिम की ओर गए, कालकाचार्य, कि कौन ऐसा है जो राजा गर्भदल को मार सकता है। कहते हैं कि गर्भदल के पास में ऐसी ऐसी कुछ विद्याएं भी थी कि सामने वाला शत्रु कोई भी आता तो उसको वो समाप्त करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कहते हैं रेस भी करके विद्या उसके पास में थी, और वो विद्या ऐसी थी कि वो पूजा करके उठ करके उस विद्या का प्रयोग करता था तो एक चीख निकालता था। उस चीख जो जिस चीज कानों में पड़ती थी उसके मुंह से लाल पड़ने लग जाती थी, वो बेहोश होकर के खत्म हो जाता था। इसलिए गर्भबिल से मुकाबला करना भी इतना आसान नहीं था। कालकाचार्य इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, और इसलिए कालकाचार्य ने देखा कि अब ये पश्चिम में जो शक राजा हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने लोग हैं, ये यदि कोशिश करें तो मुझे इसका लाभ मिल सकता है। ये बैठे बैठे ये कहना चाहिए कि गलत भाव मन में पैदा हो गया। वो गए कालकाचार्य, शकों के वहां गए, कई वर्ष वहां रहे, अपने मंत्रों के द्वारा उनको प्रभावित किया शकों को, और प्रभावित करने के बाद उनको मालवा में लेके आए। मालवा में लेके आए तो कोई एक नहीं था। कहते हैं कि वो छिन्नमय राजा थे, यानी छिन्नमय क्षत्रप थे,
और छिन्म क्षत्रप का एक प्रमुख था जिसका नाम था एस एस द्वितीय था। वो एस एस द्वितीय उनका नेतृत्व करने वाला था। वो सब मिलकर के आए, मालवा पर आक्रमण किया, राजा को पराजित किया और मालवा पे अधिकार कर लिया। ये वो समय था जब विक्रमादित्य, जो गर्द बिल का लड़का था, वो युवावस्था में पहुंच रहा था। बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी। शकों का अधिकार हो गया। अब कालकाचार्य जिस योजना से उनको लेके आए, वो योजना उनकी सफल हुई या नहीं हुई कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। लेकिन इतना कहा जाएगा कि जो सरस्वती साध्वी थी जिससे शादी की थी गद्दर सेन ने, उसका जो लड़का था वो विक्रमादित्य था। उस शादी का लड़का था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य युवा था जब ये शकों का राज्य हो गया यहाँ पर, तो इनको भाग करके अपने बहन के घर जो धारा नगरी में था, जहाँ वीरसेन राजा था, वहां धाराजम जाकर शरण लेनी पड़ी। धारा नगरी में जाकर शरण ली और शरण लेने के बाद ये व्यक्ति के मन में ये भाव था कि ये शक जिन्होंने हमारे राज्य पर कब्जा किया है, इनको यहां से निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ ही वर्षों में शकों का जो स्वभाव था, शकों का जो व्यवहार था, उस व्यवहार के कारण से समाज में रोष उत्पन्न हो गया। चारों तरफ अन्याय अत्याचार प्रारंभ हो गए, लूट खसोट जलाना करना ये प्रारंभ हो गया। इसलिए समाज के सारे लोग दुखी हो गए। कालकाचार्य जो स्वयं उनको लेके आए वो भी दुखी हो गए, वो भी परेशान हो गए, क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में विक्रमादित्य का निर्माण, विक्रमादित्य का मन का भाव कि ये शकों को कैसे समाप्त किया जाए, इसका चिंतन शुरू हुआ। और इस चिंतन में से राजा वीरसेन के साथ में मिलकर यहां से वास्तव में विक्रमादित्य का काम प्रारंभ होता है कि निकालना, लेकिन कैसे निकालना। वीरसेन की इतनी ताकत नहीं थी, इतनी बड़ी फौज नहीं थी उसके पास में कि वो शकों से मुकाबला कर सके। और इसलिए इस व्यक्ति ने, विक्रमादित्य ने, छोटे छोटे राजाओं से मिलकर उनके साथ संगठन पैदा करने का प्रयत्न किया, उनके मन में शकों के विरोध में भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। आसपास के राजाओं में, जिसमें मालवा के राजा, दक्षिण मालवा के राजा, उत्तर कर्नाटक के राजा, राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के राजा, इधर सौराष्ट्र के राजा, ये छोटे छोटे सब राजाओं को मिलाने का प्रयत्न किया। और उनके मन में ये भाव उत्पन्न किया कि जब तक ये शक यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक हम लोगों का जीवन शांत नहीं हो सकता। हमें अशांति बनी रहेगी, असुरक्षित स्थिति बनी रहेगी और हर प्रकार की बाधाएं रहेगी, जीवन कष्टमय रहेगा। और इसको निकालने के लिए इन शकों को हटाना बहुत जरूरी है। ये भाव पैदा किया उन्होंने। यद्यपि आप देखेंगे आगे का कालखंड बताता है कि शकों ने कोई भारत का, भारतीय शास्त्र या भारतीय वांग्मय का कोई नुकसान किया, जैसे इस्लाम ने किया कि मंदिर तोड़े। ऐसा मंदिर तोड़ने वाली बात, यहाँ के पुस्तकालयों को जलाने की बात, शास्त्रों को समाप्त करने की बात, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। क्यों? वो स्वयं भी शिव के पुजारी थे, वो स्वयं भी महाभारत को मानने वाले थे, वो स्वयं भी रामायण को मानने वाले थे। लेकिन प्रवृत्तियां उनकी राक्षसी प्रवृत्तियां थी और राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण से लोग उनको पसंद नहीं करते। इसलिए बहुत जल्दी, आसानी से एक प्रकार का भाव तो पैदा हो गया लोगों में कि ठीक है, ये शक राजा हमें नहीं चाहिए, इनको हटाना है। लेकिन हटाने के लिए जो ताकत चाहिए, हटाने के जो दम चाहिए, हटाने के जो हृदय की मजबूती चाहिए, वो मजबूती लोगों में नहीं थी।
वो मजबूती पैदा करने के लिए विक्रमादित्य को घूम घूम करके ये प्रयत्न करना पड़ा। अपना ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके उन्होंने इस सारे इलाके के राजाओं को एक संगठित समूह बनाने की कोशिश की। इसलिए आप देखिए उस विक्रमादित्य के लिए मालव गण कहा है। इन सबको मिला के मालव गण बना और इन गणा का प्रमुख बना ये विक्रमादित्य, और इन्होंने मिलकर के ऐसी संगठित ताकत खड़ी की, समाज और राजा, ठाकुर, जमींदार और सर्वसाधारण समाज सब में जागृत करके एक विद्रोह के भाव पैदा किया, इसको कहेंगे क्रांति की। शकों के विरुद्ध में समाज ने क्रांति की और उस क्रांति का परिणाम हुआ कि शकों को वहां से भागना पड़ा, मालवा छोड़ना पड़ा। मालवा की गद्दी प्राप्त करने के बाद केवल यही नहीं रुका विक्रमादित्य, वो आगे बढ़ा और ठेठ पश्चिम, सुदूर पश्चिम में ईरान से भी आगे वो अरबिस्तान तक गया, वहां तक जाकर के। लेकिन आप देखेंगे कि इसने शकों के विरुद्ध में मुकाबला किया। सिंध और तक्षशिला को पार करते करते शकों की स्थिति ऐसी स्थिति हो गई कि वो बिखर गए सब। उनके कोई क्षत्रप नहीं रहे, कोई राजा नहीं रहे, सब बिखर गए। और सब बिखर के कहाँ गए, किसी तितर बितर हुए पता नहीं। लेकिन ये इतिहास में मिलता है कि विक्रमादित्य अरब देश पहुंचा। अरब देश जाकर के वहां पर मक्का में बहुत बड़ा शिव मंदिर की स्थापना की, जिसे मक्केश्वर महादेव कहते हैं। मक्केश्वर महादेव की स्थापना की, पूजा अर्चना की और वहां से वापस लौट करके आया। निश्चित रूप से वहां अपना सामंत बनाया होगा, गवर्नर बनाया होगा, किसी न किसी को प्रमुख उस इलाके का बनाया होगा और वहां से लौट के आया। अब यहां तक जहां बात है, ये केवल सामान्य रूप से सब लोगों को जानकारी है, ऐसा नहीं कि ये जानकारी नहीं है, इतनी जानकारी बहुत लोगों को है। लेकिन एक बात जो, क्योंकि वहां से वापस लौट के आने के बाद में अपने शासन को प्रस्तापित करके, मालव गण को प्रस्तापित करके इसने मालव संवत, इस विजय के आधार पर मालव संवत स्थापित किया। अब ये मालव संवत विक्रम संवत कैसे बन गया, ये भी एक वास्तव में विचार करने वाली बात है। वो इसलिए बन गया कि इसी विक्रमादित्य ने इसी अपने गण के आधार के ऊपर, अपने गण के आधार के ऊपर संपूर्ण उत्तर भारत को संगठित करने का प्रयत्न किया। सारे उत्तर भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न की, संगठन पैदा किया और संगठन के आधार पर विक्रम संवत पैदा किया। मालव संवत ये विक्रम संवत बन गया। अब आप इस बात की कल्पना करिए, एक चिंतन करिए कि जिस विक्रम संवत को आज भी हम मानते हैं, इतने वर्षों के बावजूद भी विक्रम संवत को आज हम मानते हैं, इसका मतलब वो विक्रमादित्य कितना महान होगा, विक्रमादित्य ने कितना बड़ा काम किया होगा कि आज तक भारत के जनजीवन में इस विक्रम संवत की स्थापना यह मान्य चली आ रही है। इसको हम आज भी अपने खाते बहियों के अंदर विक्रम संवत इसकी स्थापना करते हैं। कर्नाटक, जहां तक मेरी जानकारी है, कर्नाटक इसका राज्य था। कर्नाटक के नीचे दक्षिण भारत में गया कि नहीं गया कहा नहीं जा सकता, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत से लेकर के और कर्नाटक प्रांत तक विक्रमादित्य का साम्राज्य था और इस विक्रम संवत की मान्यता थी। ये बात जब हम कहते हैं तो विचार खड़ा होता है कि इसका साक्षी कौन। हर कदम पर बात आती है, इसका आप प्रूफ दीजिए, इसका आप तथ्य दीजिए, और तथ्य हमने जो देते हैं, हम तथ्य देते हैं, उस तथ्य को झुटलाया जाता है कि नहीं, ये तो कपोल कल्पित बातें हैं, ये कहानियां हैं, इस कहानियों को हम नहीं मानेंगे। तो कि अंग्रेज कह देगा उसको हम मान्य करेंगे, उस इतिहासकार को मान्य करेंगे। आज एक सामान्य विचार की बात है कि
महाभारत कालीन काल के अस्थि पंजर इनको ढूंढने चाहिए, महाभारत काल के शिलालेख इनको ढूंढने चाहिए, महाभारत काल के अभिलेख इनको ढूंढने चाहिए। ये सब चीजें ढूंढने की बात कहां तक करोगे आप? 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल कहां तक करोगे आप? बड़ा कठिन बात है। हम ये कहते हैं कि हमारे पुरखों ने कोई चीज लिखी है, वो पुरखों ने लिखी हुई चीज सत्य है, इसको मानो और इसको मानकर उसके आधार पर चलो तो बात ठीक है। अन्यथा इस शकों और इस सनों के उलझनों में जो फंस जाएंगे तो हम अपने इतिहास को भुला देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो मूल इतिहास है, हमारे जो पुराण हैं, उन पुराणों में इतिहास है, हमारा जो महाभारत है उसमें इतिहास है, उसको मानकर उसको आधार बना करके हम चलें और अपने समाज के इतिहास की एक संरचना निर्माण करें, उसको लागू करें। और इसलिए आज का विषय रखने के पीछे मेरा केवल हेतु ही था। मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई बहुत अधिक जानकार व्यक्ति भी नहीं हूं, कोई विक्रमादित्य के बारे में मैंने कोई खोज की ऐसा भी नहीं है। उज्जैन में संस्था एक बनी है जो विक्रमादित्य के बारे में बहुत खोज कर रही है। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, विवेकानंद विक्रमादित्य स्मृति अंक, जिसमें विवेक इसके बारे में बहुत सारे लेख आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेख हैं, बड़े विद्वानों के लेख हैं। लेकिन इसलिए मैं अपनी विद्वता की बात आपको नहीं करता, इसके बारे में मैंने कोई बहुत खोज की है ऐसा भी मैं नहीं करता। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि हम यदि मानते हैं कि ये विक्रम संवत सही है जो आज हम प्रयोग करते हैं, तो विक्रमादित्य हुए ये सही है, जिसको आज हम मान्य करते हैं। हम एक प्रयत्न करें, सब मिलकर के प्रयत्न करें, सरकार पर दबाव करें कि विक्रमादित्य का इतिहास में चैप्टर बनना चाहिए, पाठ्यक्रम में विक्रमादित्य का स्थान आना चाहिए। जिस विक्रम संवत को हम मानते हैं उस विक्रमादित्य का स्थान यदि नहीं बनता है तो ये हमारे लिए बड़ी हीनता की बात है, हमारे लिए हीनता की बात है। हमें इसको मिटाना चाहिए। हम सब मिलकर के ये प्रयत्न करें कि जगह जगह पर जो कोशिश करते रहेंगे तो उसका परिणाम सरकार पर निश्चित रूप से होगा और हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारी किताबों में विवेकानंद का विक्रमादित्य का स्थान बनेगा। ये आवश्यक है, लेकिन ये तब होगा जब हम सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे। उन प्रयत्नों की दृष्टि से ही ये मेरा एक प्रयत्न है। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, नहीं जानता, बहुत सामान्य जानता हूँ। एक प्रकरण आपके सामने रखना था, वो प्रकरण मैंने रखा केवल इसलिए आप सबके मन में इस प्रकार का भाव पैदा हुए और सब मिलकर ये प्रयत्न करें कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं और जो आज भी जीवंत है समाज के अंदर, उन समाज के अंदर जीवंत जो लोग हैं उनको हम अपने पाठ्यक्रमों में लाएं, अपने समाज जीवन में लाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं, लोगों के संस्कार में लावें। ये हमारा प्रयत्न होना चाहिए। ये मात्र मेरा निवेदन है, ये इस कार्यक्रम के द्वारा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। अब मुझे जो बोलना था मैंने अपना विषय आपके सामने रखा है। अब आप में से इस विषय में किसी को कुछ कहना है तो अवश्य, जो मुझे मेरे लिए भी एक प्रकार का मार्गदर्शन होगा, मेरे लिए भी एक नई संजीवनी की चीज होगी, आप मुझे बता सकते हैं, मेरे सामने रख सकते हैं। बोलिए आप।
नीता जी अनम्यूट कीजिए आपको। क्या हुआ? नीता जी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वो जो आपने इसे रखा है बत्तीसवें में बत्तीसवें महादेव की स्थापना की, तो इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमने रामेश्वर की स्थापना की, इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास ऐतिहासिक खोज। तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप प्रश्न कई बार उठता है कि मक्का में मूल में शिव होते हैं, तो बनी है और मुसलमानों का एक व्यवहार रहा है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य आपके पास अगर हो, इस विषय को मैं भी बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। एक ये इसमें मुझे जो इसे ढूंढते हुए अपने नेट पर ही मिला है, जिसमें ये बताया गया है कि एक कोई व्यक्ति हुआ है, शायर उल ओकुल ग्रंथ है, शायर उल ओकुल। इस ग्रंथ के 315 पृष्ठ पर लेखक कविराम जरहाम कितनोई है, उसने लिखा है। ये लेखक जो है कवि जरहाम कितनोई, ये ये कहते हैं इस्तांबुल शहर जो है उसमें प्रसिद्ध पुस्तकालय है मकवा के सुल्तानिया, उसमें ये ग्रंथ पढ़ा है। उसके 315 पृष्ठ पर इसका वर्णन मिलता है, ऐसा उनका कहना है। मैंने वो हाँ ये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पुस्तक देखी नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं इसकी। केवल नेट पर जो देखा है, तो ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय होगा। आप कह रहे हैं तो ठीक है, चर्चा का विषय इसको बनाया जाए तो निश्चित रूप से इसकी खोज होगी, ये बात। नहीं, इतिहास की सब किताबों में आपको ये इतिहास की किताबों में मिलेगा कि इस्लाम ने वहां 350 शिव मंदिर तोड़े। ये फैक्ट है, ये तथ्य इतिहास में है कि इस्लाम ने, मोहम्मद साहब ने इस्लाम डेवलप होने के बाद 350 हिंदू मंदिरों का, शिव मंदिरों को तोड़ा गया। अब इसमें ये भी कहते हैं कि अभी जिस मक्का स्थान के ऊपर जाते हैं हज करने के लिए, वहां भी अंडरग्राउंड में मक्केश्वर महादेव है। अब ये कहते हैं, मैंने तो जाके देखा नहीं, हाँ मैं तो गया नहीं ना, मैंने जाके देखा, लेकिन जो सुनते हैं वो ऐसा ही है।
तो अभी आपने पढ़ा देखा नहीं क्या? अभी नरेंद्र मोदी गए बाली, बाली में मंदिर, कितने बड़े मंदिर हैं। शायद दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर, बृहत्तर भारत में आप पढ़िए तो बहुत मंदिर है, खूब मंदिर है। यानी जैसे अयोध्या का राम मंदिर है, वैसे राम मंदिर भी खूब है वहाँ। यह हनुमान के मंदिर, हनुमान क्या सॉरी, ये अपना गणेश जी के मंदिर भी है, खूब बड़े बड़े मंदिर है वहां पर। यानी गणेश जी का एक मंदिर तो जो विशालकाय मंदिर है, तो दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है वहां। तो मंदिरों का निर्माण भी खूब किया। ये तो जहां पर इस प्रकार के लोग, असभ्य लोग पहुंच गए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया। अब वो तो ठीक है, अब जो परिस्थिति जैसे बन जाती है वैसे बन जाती है, ये बात है। ठीक। सुन के ये चर्चा और प्रेरणा मिली है कि आप इस विषय पे भी काम करना चाहिए और करना भी चाहिए। या जो लोग जी में जो भी कहावतें हैं, गीत है, क्या हम उनके आधार पर का हमें शोध करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम जो लोकल जनश्रुतियाँ जो होती हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। कैसे बात समझ में नहीं आई पूरी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि विक्रमादित्य की शोध के बारे में हमें जो लोक कथाएं जो भी आती हैं हाँ हाँ, वो आधार नहीं उसका, नहीं उसको तो आधार मानना ही चाहिए। जो जो लोक प्रसिद्ध है, जो लोक धारणाएं हैं, उन लोक धारणाओं को यदि हम नहीं मानेंगे, उसके पीछे का तथ्य खोजिए आप। लेकिन उसको तो मानना इसलिए पड़ेगा कि आखिर क्यों बनी लोक धारणा, कोई न कोई कारण होगा, बिना कारण के तो लोक धारणा बनती नहीं। लोकोक्ति या लोक कहावतें उसके आधार पे ही बनती है। तो जब वो आधार है तो उसके पीछे का अपन खोजेंगे तो जानकारी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, तो लोगों ने उसको पसंद किया और लोक धारणा बनाई। तो ये आवश्यक है, लोक धारणा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, सारा वो उनके जो नवरत्न थे, जिसमें कालिदास भी था। हाँ, तो कालिदास जो था, कालिदास ने जो जो बातें कही, जो जो बातें लिखी है, उसको यदि हम मानने चलेंगे, उसके आधार पर समाज जीवन का चित्रण देखेंगे तो समझ में आएगा बात ये। कि मैं इस विषय पे शोध करना चाहती हूँ, कोई छोटा प्रोजेक्ट है कि मैं काम करना चाहती हूँ और खासतौर पे लोक गीतों और लोकोक्तियों, लोक कथाओं को आधार बनाकर तो मुझे कहाँ अप्रोच करना चाहिए, मैं कहाँ से ये कुछ वित्त की व्यवस्था के लिए मैं कहाँ अप्रोच कर सकती हूँ? क्योंकि बिना वित्त के आप मानिए कि संभव नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक संस्था प्रयत्न कर रही, वो यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहती है, ऐसा जानने में आया है। तो उन्होंने वो, आप नेट पर देखेंगे, शायद नेट पे मिल जाएगी, वो विक्रमादित्य स्मृति ग्रंथ भी बनाया है उन्होंने। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों, बड़े विद्वान लोगों के लेख भी उसमें है इस विक्रमादित्य के विषय में। राजबल्ली पांडे जो बड़े अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, उनका भी लेख लेख उसमें है। आप उनके साथ संपर्क करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी और करने की बात मिलेगी, और आपको गाइडलाइन भी मिल जाएगी खोज करने की दृष्टि से। जी हाँ। कि जनरल जो लोकोक्तियाँ हैं, केवल विक्रमादित्य की नहीं, जनरल जो लोकोक्तियाँ हैं उस विषय पर ये काम करना चाहिए।
हाँ, तो सभी के लिए। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा हाँ, अपना शरीर का कोई ऐसा जैसे पुरातन इतिहास संस्थान हो, ICHR संस्थान हो, ICHR अगर अपना कोई संस्थान हो, तो उससे इनका संपर्क कराना। मतलब ये आपने जो बताया आपने ट्रेन का वो सिर्फ डिप्लोमा डिग्री का और मैं जो समझ पाया हूँ गीता की ये जानती है कि भारत के अंदर भी पुराने लोकोक्तियां हैं, लोक शक्तियां हैं, कहावतें हैं, उनके माध्यम से भारतीय प्राचीन इतिहास में झांका है, देखा है, उनका सत्यता ढूंढी है। ठीक है। कहीं ना कहीं वो संस्था का सहयोग था। नहीं, ये परिवार की कोई ऐसी संस्था हो जो इस क्षेत्र में काम कर रही हो, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं भी बना के बताऊंगा। भारतीय इतिहास संकलन योजना करके संस्था है जो इतिहास में शोध कर रही है। हाँ, तो भारतीय इतिहास संकलन के साथ में आप जुड़िए। कहाँ के हैं आप? हाँ, हाँ, तो आप फिर तो मध्य प्रदेश में तो आपको काफी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, भोपाल में भी मिलेगा। भारतीय इतिहास संकलन से आप संपर्क करेंगे तो आपको इधर से अच्छे गाइडलाइन मिल जाएगी। मैं आपको सटीक नंबर कोशिश करूंगा। आपसे मैं आपसे भी निवेदन आपसे भी जो कि आपको सटीक जो आपको सहयोग कर सके। एक तो दिनों में तो कई बार क्या होता है किसी बड़े लोगों का नंबर मिल गया तो चाहिए वो और हमें प्रसन्नता होगी आपका। इस विषय में और भी कोई जानना चाहे? ठीक है, मैं सोचता हूँ संपन्न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रश्न? हाँ जी, बोलिए। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम जयंत तिवारी। मेरा प्रश्न श्री विजय नाहर सर से है। मैंने सर की पुस्तक स्वर्णिम भारत के स्वप्न दृष्टा पूरी पढ़ी है, तो मेरा प्रश्न था सर आप इसका कोई संस्करण दूसरा कोई आने वाला है, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है, लेकिन दूसरा संस्करण अभी आने की गुंजाइश कम लगती है। हाँ, ये आगे की लिखने वाली बात तो कोई बाद में कभी करेंगे, अभी तो मन में नहीं है ऐसा। कैसे लगी आपको पुस्तक पढ़ी तो? बहुत अच्छी लगी मुझे। काफी उसमें विस्तृत जानकारी थी और रेडी टू पुस्तक से और द्वितीय संस्करण का बहुत काफी समय से प्रतीक्षा मिला। हाँ, लेकिन ठीक बात है।
अभी तो कोई ऐसी योजना सामने नहीं है। ठीक है, और धन्यवाद। बहुत बहुत कार्यक्रम संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे अगली बार जब कभी कार्यक्रम अपन करेंगे तब। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। बस 12 लोग अभी बंद नहीं हुआ क्या? हो गया।